कुछ अरसे हमने पहले का अपना कारोबार किया, शुक्र है जो भी हमारे नसीब का था। हमारा स्टाफ जो है बेचारा 17 माह से हम लोग उनको बैठ कर तनख्वाहें दे रहे हैं। हम भी थक गए, हम कब तक उनको तनख्वाहें देंगे। और वो जितना भी हमारा स्टाफ है, हमारा मीना बाजार में छोटी सी मार्केट है, लेडीज़ मार्केट, जिसमें दुकानदार भी लेडीज़ हैं, ख़रीदार भी लेडीज़ हैं। उसमें हमारे तकरीबन कितने सलून हैं, 300 सलून है उसमें तकरीबन, जो बंद कर दिए गए 3 महीने से, और हम किराए घर बैठ के दे रहे हैं। हम कब तक उनको तनख्वाहें, किराए, बिजली के बिल, अगर हम स्टाफ को इधर उधर करते तो वो बेचारी इतनी ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमारे काम में सब वही ख़वातीन हैं जो बेचारी अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करती हैं। हम उनसे कैसे बगैर तनख्वाहें के रखें। और 6 बजे अगर आप जो कारोबार बंद कर रहे हैं, तो 6 बजे तो हमारा इतना गर्मी का टाइम, और हमारे सलून का टाइम ही यही है कि हमारे पास काम ही शुरू होता है 4 से रात 9 बजे तक। हम सुबह 6 बजे आके अपने सलून को खोल के क्या करेंगे, कोई भी नहीं आएगा, सब लेडीज़ हैं। कम से कम हमारा टाइम इतना तो किया जाए कि हमें 10 से लेके शाम 9 तक इजाज़त दी जाए। हमारे मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम कितने अरसे अपने किराए, इस तरह के सारी चीज़ें दें। आते हैं, मार्केट सील करके चले जाते हैं, कभी सैटरडे ऑफ, कभी संडे ऑफ, कभी फ्राइडे ऑफ। रात को हमें पता चलता है, एक मैसेज आता है जमील भाई का कल मार्केट ऑफ है। पूरा का पूरा स्टाफ परेशान, हम परेशान। हमारी हफ्तों पहले बुकिंग होती, महीनों पहले बुकिंगें होती हैं, कस्टमर परेशान। अब हम कस्टमरों के घर में जाएं, ऐसे हालात नहीं है कि हम रोडों पे जाएं और कस्टमरों के घर जाएं, या फिर हम उनको कहाँ बुलाएं। हम तो बहुत अपने कारोबार से परेशान हैं। हमारी ये 45 साल पुराने कारोबार, जिनको हम बहुत सुकून से कर रहे थे, कोई मसाइल नहीं थे, ये 18-17 माह में बिजनेस बर्बाद होके रह गया। अब सोचे हमारे पास जितनी भी खवातीन काम करती हैं बेइंतहा ज़रूरतमंद है, बेचारी अपने घरों को चलाती हैं, अपने कारोबारों। अब उनके हस्बैंड के कारोबार नहीं होते, बेचारी यहीं से अपने बच्चों की फीसें भरती हैं। अब अगर हम उनकी तनख्वाहें बंद करते हैं तो वो तो रोडों पे आ जाएंगी, और हम देते हैं तो कहाँ से दें, कितनी हम उनकी तनख्वाहें अपने घरों से ला ला के दें। हम भी थक गए, किराए हैं, बिजली के बिल हैं, बिल इतने आ रहे हैं, शाम को लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो काम किस टाइम पे किया जाए, काम करने का शाम को टाइम होता है, 6 बजे कारोबार बंद हो जाता है। हमारा तो काम ही ऐसा है जो रात को होता है। कम से कम ये 9 बजे तक रिलीफ दिया जाए, और प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम को समझा जाए। ये बहुत अच्छी छोटी सी औरतों की मार्केट है, जिसमें तकरीबन सब औरतें होती, काम भी वही करती हैं, शॉप्स भी उनकी हैं, ख़रीदार भी औरतें हैं। तो ख़ास तौर पे हमारा ख्याल रखा जाए। लेडीज़ रोडों पे तो नहीं आ सकती ना, या हम भी रोडों पे आ जाए मर्दों की तरह। तो प्लीज़ हमारा ख्याल कीजिए। पिछली 17 माह में पहले मैं आई, आप लोगों ने सुना, शुक्र है, शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अब फिर हम खड़े हो गए, हमारे कारोबार 3 महीने से बिल्कुल बंद है। शुक्रिया भाई। शर्जील गोपलानी साहब। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, बेहद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम वसल्लम अलैहि। मैं यहाँ बताता चलूँ, कराची रोज़ का 27 अरब रुपए का कारोबार करता है, और हुकूमत को 8 अरब रुपए का टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची देता है। कराची में 42,000 जो सेल टैक्स पेयर हैं, उसमें कराची में सिर्फ 30,000 से ज़्यादा सेल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में। सेल टैक्स का बिल के ऊपर शनाख्ती कार्ड की जो शर्त लगाई गई है, आज पोजीशन ये है कि हम एडवांस सेल टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और जो हमारा माल नॉर्दर्न एरियाज़ में या मुल्क के दूसरे सूबों में जा रहा है, वहाँ से बायर हमसे शनाख्ती कार्ड लेने को तैयार नहीं है। अगर पंजाब का इम्पोर्टर माल इम्पोर्ट करता है, और वो फ्लाइंग इनवाइस जिसका नाम दिया जाता है FBR की ज़बान में, वो FBR के बाद फ्लाइंग इनवाइस पंजाब से या फ्रंटियर से करता है तो वहाँ इशू नहीं बनता। लेकिन कराची का ताजिर का जब ये इनवाइस नहीं काट सकता, उसके पास गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कोई बायर किसी हालत में भी टैक्स के जो है डॉक्यूमेंट लेने को तैयार नहीं है। सामने से इंपोर्टर्स, होल सेलर्स के ऊपर एक शर्त ये लगा दी गई, रिटेलर तो 1 लाख रुपए का बिल काट सकता है XYZ को, लेकिन इंपोर्टर और होलसेलर ये बिल भी नहीं काट सकता, उसको शनाख्ती कार्ड की शर्त मस्ट है। हमें FBR में बुला के बोला जाता है कि जिसमें मीर साहब, हबीब शेख, हकीम शाह, जमील राजा साहब सब मौजूद थे, और हमें कहा गया कि XYZ के नाम पे आप बिल काट दें। जब हम XYZ के नाम पे बिल काटते हैं, गलत शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे, तो हमें बुला के FIA में बैठा दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम जो कानूनी शिकंजे में आ रहे हैं वो आपको पता है। पिछले हफ्ते कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा को FIA वाले ले गए। ये सिर्फ कराची के साथ ही हो रहा है। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ
इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार का तरीका चेंज हो चुका है। हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एलसी खोलने की जो शर्त देता है, चाहे वो डीपी हो, चाहे वो डीए हो, चाहे वो साइट हो, वो 100% एलसी के ऊपर होती है। हम एडवांस पेमेंट किसी को नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में कोई कारोबार ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, इवन कि पाकिस्तान भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 50% एडवांस पेमेंट ले रहा है। अब हमसे हमारा सप्लायर जो है 30% एडवांस पेमेंट मांग रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो लाजमी बात है वो हवाला हुंडी के जरिए ही पैसे जाएंगे और जा रहे हैं। इस पर भी हम फंस रहे हैं। हमने रजा वाकिर साहब को खत लिखा, हमें इसका जवाब नहीं दिया गया। मैं आज एमक्यूएम पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, आमिर भाई से कल बात हुई है। और मैं आज जो डॉक्यूमेंट रजा वाकिर साहब के नाम हमने लिखे हैं, हम एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि कराची के ताजिर की आवाज़ जिस तरह हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है, हमारा ये मसला वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जुमेरात की मीटिंग में ये हल करवाएंगे। साथ साथ एनसीओसी के जो इक़दाम की वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो तासुबाना रवैया अपनाया गया, जिसमें हमारे ताजिर को जो जिस तरीके से जोतकोफ किया गया, क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इस मुल्क में कोई कानून है? कोई पूछने वाला है कि उसने क्यों ये हरकत की और कैसे कर सकता है? एक आम शहरी के साथ इतना बड़ा रवैया वर्दी में शख्स कैसे कर सकता है? इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ है? अगर है तो सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए नहीं है। ये बिल्कुल मैं बरमिलाप कह रहा हूँ कि अब कराची के लिए हमारे लिए कोई कानून, कोई इंसाफ, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रह गई। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, मेरे लियाकताबाद के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे सब ताजिर भाई साथी हैं हमारे। कल चाइल्ड फर्नीचर मार्केट को सील किया गया और 50,000 रुपये रिश्वत लेके आज खोलने का वादा किया गया। जुल्म है। वैसे ही हमारे कारोबार नहीं है और फिर रिश्वतें हम जिस तरीके से हमसे मांगी जा रही है और हम दे रहे हैं मजबूरन। हम पे थोड़ा सा रहम किया जाए, और नहीं करते तो अब 72 घंटे के बाद फिर किसी को हमसे बात करने की भी ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि हमारा हक है एहतजाज करना और हम अपना हक हर हालत में वो पूरा करेंगे। डीसी लियाकताबाद को, सेंट्रल को स्पेशली लगाम दी जाए, उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है सेंट्रल के अंदर। बाकी इलाकों में भी वही हाल है, लेकिन सेंट्रल के अंदर खसूसी तौर पे बाकायदा टारगेट करके मार्केटों को, सरीना मोबाइल मार्केट, मेरे को बताते हुए अफसोस होता है कि कितने पैसे दिए होंगे। आपकी सोच है, आपकी सोच है। बताऊं, 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है सरीना मोबाइल से, इसके बावजूद भी 4 दफा सील होती है। आईफोन 12 मैक्स कितने दिए गए? आपकी सोच है क्या है? 4 दफा उस मार्केट को सील किया गया है और वो बेचारे क्या बात करें? बात ना करके इनका ये हाल है। हमने आर्टिकल 245, 247 की बात जब ग्यारी गैंग वॉर के खिलाफ की थी तो उसका रिजल्ट आपको मिला, शहर से ग्यारी गैंग वॉर खत्म हुआ। हम आज ताजिर बिरादरी, हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हुकूमत सिंध एनसीओसी का फैसला नहीं मानती, हम ताजिरों को साथ मुज़ाहिरा का सलूक कर दिए, हम गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। हम ताजिर गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे कराची में गवर्नर राज, कराची की, हम सिंध की बात इसलिए नहीं कर रहे कि कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में कोई मसाइल नहीं है जितने हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला बाटला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ ताजरों के मसाइल सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी इसी पार्क में एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हुकूमत सिंध पे दबाव डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जायज़ मुतालबात जो ताजरों ने किए थे एमक्यूएम पाकिस्तान की मदद से वो 24 घंटे में हल कर दिए गए थे। जनाब वज़ीर आला सिंध, कराची के तमाम जोन में पुलिस का किरदार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम ताजरों को लॉकडाउन में परेशानी होती है। यहाँ चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। आधा कराची बंद होता है, आधा कराची खुला होता है, जिससे
दीगर ताजरों को एहसास महरूमी पैदा होती है। मैं गवर्नर सिंध से गुजारिश करूंगा कि वो इस चूहे बिल्ली के खेल को बंद करवाए। लॉकडाउन लगाना है तो पुलिस को पाबंद करे कि पूरे कराची में सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। दूसरी मेरी फरियाद ये है कि क्या कोरोना जुम्मा हफ्ता को नहीं आता, या इंतज़ामिया से कोरोना ने कोई मुआहदा कर लिया है कि जुम्मे और हफ्ते को हफ्ता और जुम्मा बाज़ार लगाए जाएं। वहाँ इंतज़ामिया की सरपरस्ती में जुम्मा बाज़ार लगाए जाते हैं। खुदा के वास्ते जो टैक्स पेयर ताजिर हैं उनको इससे निजात दिलाई जाए और इन जुम्मा और हफ्ता बाज़ारों को बंद करवाया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे जमील पराचा साहब ने कहा कि हुकूमत सिंध हमें कर्जा फराहम करे, रिलीफ फराहम करे। शायद ताजरों को याद होगा इससे पहले हुकूमत सिंध ने आसान कर्ज़ों पर ताजरों को कर्जा देने के वादे किए थे और वफाकी हुकूमत ने 11 अरब कराची को देने का वादा किया था, जो वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। मेरी तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है और मैं शर्जील गोपलानी साहब की बात की तायद करता हूं कि एक हकीम सईद के शहीद होने पर जब गवर्नर राज लग सकता है तो हमारे इतने ताजिर जो खुदकशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी में मारे जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान वफाक के पास वो इख्तियारात नहीं है कि वो सिंध में बल्कि पूरे सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाए? मुझे उम्मीद है मेरी ये आवाज़ इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त तक पहुंचाएगी और वो हमारे इस मुतालबे को अमली दामा पहुंचाएंगे, जिसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी मैरिज हॉल इंडस्ट्री की तरफ से हमारी जो MQM पाकिस्तान की क़यादत है इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। पूरी जो हमारे ताजिर तंजीमों के सदूर यहाँ पे मौजूद हैं, जो मीडिया के लोग हमारे मौजूद हैं और जो दूसरे दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि सब लोगों ने यहाँ पे एक बात की कि MQM पाकिस्तान का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो इस वक्त ताजिर तंजीमों की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जिन मसाइल का वो शिकार है, ख़ास तौर पे मैरिज हॉल इंडस्ट्री, इसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। आपकी नॉलेज में होगा ये वो इंडस्ट्री है जो इस वक्त बहुत बुरी तरह से जो है वो बंदिश का शिकार है। इसके मसाइल को उजागर करने के लिए तमाम ताजरान के मसाइल को उजागर करने के लिए इन्होंने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने मसाइल और तजावीज़ पेश की जा रही हैं इसको बहुत ठोस अंदाज के साथ सूबाई गवर्नमेंट के सामने, विफाकी गवर्नमेंट के सामने और इनकी जो आने वाली आइंदा हफ्ते में इमरान खान साहब के साथ और सदर असद उमर साहब के साथ जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर इन तमाम तजावीज़ को रखा जाएगा और इनका एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो है वो ये लेकर के आएंगे। मैं आपको बताऊं, इस वक्त कराची के अंदर कमोबेश कोई 800 के करीब शादी हाल हैं और अगर हम सिंध की बात करें तो ये तकरीबन 1500 के करीब बनते हैं। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि पिछले साल भी सबसे पहले बंद किया गया। 6 माह के करीब ये इंडस्ट्री बंदिश का शिकार रही और इस कोरोना की तीसरी लहर में भी सबसे पहले इसको 6 अप्रैल को बंद किया गया और ताहाल ये अभी तक बंदिश का शिकार है। इस इंडस्ट्री से एक अगर मैं शादी हाल की बात करूं तो कम से कम 50 अफराद जो हैं वो बिलवास्ता एक हॉल के साथ मुंसलिक होते हैं और तकरीबन इतने ही 50 के करीब और मज़ीद अफराद बिलावास्ता इस इंडस्ट्री के साथ एक हॉल के साथ मुंसलिक हैं। अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद या ख़ानदान बनते हैं और अगर हम पूरे सूबे की बात करें
तो ये कम व बेश कोई 1.5 लाख के करीब अफराद या ख़ानदान बनते हैं। ये तीसरी ईद थी जिसमें इस इंडस्ट्री को बंद रखा गया। हमारी सूबाई हुकूमतें, विफाकी हुकूमतें लेबर की बात करते हैं, दिहाड़ीदार तबके की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये वो इंडस्ट्री है जो कि ना सिर्फ इस शहर में, इस सूबे में, बल्कि इस पूरे मुल्क के अंदर अनस्किल्ड जो लेबर है उसको सबसे बड़ा रोजगार फराहम करती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके इतने सब दावों के बावजूद ये तीसरी ईद गुजरी है जो कि हमारी जो लेबर थी उसके पास रोजगार मौजूद नहीं था, वो फाका कशी का शिकार थी। इस इंडस्ट्री के साथ जैसे कि अतीक मीर साहब ने भी कहा 70 से 72 के करीब दूसरी इंडस्ट्रीज मुंसलिक है और इस इंडस्ट्री को बंद करना, आप यकीन माने ताजिर बरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसको अगर आप बंद करते हैं तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो भी बंद होने के मुतरादिफ है। उनका जो कारोबार है वो इससे 30 से 40% पर आ गया है। हमको ऐसा महसूस होता है कि ये एक कोई साजिश है कि एक इंडस्ट्री को इस तरह से कोरोना के नाम पे बंद करना, जिससे पूरे शहर के, पूरे सूबे की, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क की जो मईशत है, जो पूरी इकोनॉमिक साइकिल है, उसको मफलूज कर दिया गया है। और इसका हासिल यही है कि टैक्सेस जब कलेक्ट नहीं होंगे तो पूरी की पूरी विफाकी हुकूमत और स्टेट जो है वो ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार होगी बल्कि उसका सर्वाइवल भी मुश्किल नजर आता है। अगर नादरा का रिकॉर्ड चेक किया जाए, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भाई अगर तो इतना ही मसला है तो सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जब नादरा का रिकॉर्ड चेक करें तो आज भी आपको शादी ब्याह की तकरीबात का रिकॉर्ड मिलेगा, निकाह रजिस्टर्ड हुए नजर आएंगे। जब मालूमात की जाती है तो पता ये चलता है कि तमाम गैर रजिस्टर्ड जगहों पे इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें प्राइवेट घर भी शामिल है, जिसमें फार्म हाउसेज भी शामिल हैं। और अगर आप उनकी तफसील में जाकर के देखें तो उसमें कोई ना कोई पीछे मिनिस्टर का हाथ नजर आता है, किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व नजर आता है, या किसी पुलिस की आला शख्सियत जो है वो उसमें नजर आती है। तो ऐसा लगता है कि एक बड़े खूबसूरत अंदाज में एक रजिस्टर्ड और तरीके से जो एक कारोबार एक शहर के अंदर, मुल्क के अंदर हो रहा था, जो टैक्स भी दे रहा था, उसको बंद करके अपने कारोबार को, अपने गैर कानूनी जगहों को कारोबार वहाँ पे फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है, स्टेट को तबाह किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, एनसीओसी के जो फैसले हैं उसके अंदर कोई डिसीजन आते हैं, नोटिफिकेशन डिफरेंट आता है। सिंध गवर्नमेंट, ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि तमाम सूबों की तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है और एक कंबाइंड डिसीजन वहां से इशू होता है। इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट का एनसीओसी के डिसीजंस को ना मानना, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट ईयर डिसीजन आया था उसकी भी खिलाफ वर्जी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। इसको भी उजागर करने की जरूरत है कि आप किस तरह से जो है एक मीटिंग में शामिल होने के बावजूद एनसीओसी के फैसलों को चैलेंज करते हैं, एक डिफरेंट नोटिफिकेशन इशू करते हैं और ऐसा लगता है कि डीसी ऑफिसेज और पुलिस के लिए एक अलग पैकेज जो है वो इशू करने के लिए आप एक डिफरेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं ताकि ताजरों को तंग किया जाए, उनको बंद किया जाए और उनको भत्ते के नाम पर या पैदागिरी के नाम पर उनको हरासा किया जाए। इस इंडस्ट्री के लोग इस वक्त जिस ज़हनी कर्ब का शिकार है, हमारी इस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान से, क्योंकि ये हमारी आवाज़ आगे लेके जाएंगे, हमारी इस वक्त इनसे रिक्वेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि शादी हालों का कारोबार एक फ्यूचर बेस्ड है, इसमें आम पब्लिक की परेशानी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर एक डेट 6 जून, जो कि लॉकडाउन की इस वक्त डेट है, 6 जून से फौरी तौर पे शादी हाल खोलने का ऐलान किया जाए ताकि वो वालिदैन जो अपनी बच्चियों की शादी के सिलसिले में बेहद परेशान है और वो छुप छुप आ करके या कहीं शादी नहीं करना चाहते, इज्जत के साथ अपनी बच्ची को रुखसत करना चाहते हैं, एक डेट अनाउंस करें ताकि उनका मसला हल हो। शादी हाल की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने जो कैंसिल बुकिंग्स है, उनको वो रीएडजस्ट कर सके, रीशेड्यूल कर सके। तो मैं गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस इंडस्ट्री की अहमियत को समझें और एक डेट जो है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वो खुदा के लिए आप 6 जून से अनाउंस करें ताकि इस इंडस्ट्री के साथ जो दिहाड़ीदार तबका है, जो लोग हैं, उनका कुछ ना कुछ मुदावा हो सके।
शादी हाल इंडस्ट्री को आफतज़दा करार देते हुए कोई ना कोई माशी पैकेज या बिला सूदी कर्जे का फौरी ऐलान करें, ताकि शादी हाल मालकान अपने किराए और तनख्वाहदार और तनख्वाह जो उनकी लेबर की तनख्वाह है उनको वो अदा कर सकें। तमाम शादी हालों के लॉकडाउन के दौरान यूटिलिटी बिल्स माफ़ किए जाएं। हद तो हद ये है कि KL को सुई गैस वो 10-10, 20-20 हज़ार के शर्म नहीं आती फिक्स बिल जो है बंद शादी हालों को इशू कर रहे हैं और हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाएं। ये एक बहुत बड़े अनस्किल्ड लेबर को जॉब्स प्रोवाइड करती है। इस इंडस्ट्री की बका के लिए, खुदा के लिए तमाम यूटिलिटी बिल्स जो है वो लॉकडाउन के दौरान ये के माफ़ किए जाएं। विफाकी, सूबाई और ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम टैक्सेस को कम से कम 1 साल के लिए माफ़ किया जाए, ताकि ये इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो सके। वरना ऐसा ना किया गया तो इस इंडस्ट्री का नामो निशान आइंदा हमें नहीं मिलेगा। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी बात ज़रा मुख्तसर कर लें, शॉर्ट और टू द पॉइंट, बड़ी मेहरबानी होगी। शेर जमान साहब। शेर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम मीडिया हाउसेस का और हमारे हरदिल अजीज़ और जितने भी हमारे लीडरान बैठे हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक शादी हाल एसोसिएशन से। आपके इश्यूज तो आ गए ना सारे? बिल्कुल इश्यूज आ चुके हैं। बस सही है, ठीक है। आप फिर मेरे ख्याल में रहने दें। सैयद अख्तर शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज मौजूदा सूरत हाल में एक बेहद दमदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी साथियों ने जो गुफ्तगू की और मौजूदा गंभीर सूरत हाल के हवाले से जो डिमांड्स की और जो सजेशंस दी, मैं उन तमाम सजेशंस और डिमांड से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक़ करता हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा इख्तलाफ राय है कि मेरे कुछ साथियों ने डिमांड करी कि गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटेट करे, कर्ज़े दे या ये माफ़ करे वो माफ़ करे। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हम सबका शऊर वाज़े तौर पे ये पैगाम दे रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है स्पेशली इंटेंशनली कराची के बिज़नेस को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, परेशान कर रही है। तो इस सूरत हाल में हमें किसी भी तौर उनसे कोई अच्छे की ना उम्मीद रखनी चाहिए और ना कोई डिमांड करनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि कारोबार करना हमारा बुनियादी हक़ है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बुनियादी हक़ से महरूम ना किया जाए, बल्कि कारोबार करने दिया जाए और कारोबार जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से किया जाए, टाइमिंग का ख्याल किया जाए, 2 दिन की छुट्टी को बंद किया जाए और हमें कारोबार की इजाज़त दी जाए। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इतना ही हमें कर देती है तो ये बहुत काफ़ी होगा हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मोहम्मद असलम भट्टी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे लगता है इस पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमतें हैं ना, ये है ही नहीं। अगर ये हुकूमत होती तो आज हम इतने बिलबिला ना रहे होते। ना वफाक को इसकी कोई ज़रूरत है और ना ही हमारी सिंध हुकूमत को। ये बेहिस अल्लाह ने इनके दिलों में, इनके आँखों में, इनके कानों में मोहरें लगा दी और ये हमें बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये जो हुकूमत इस वक्त है वो हमें इस मुल्क को बर्बाद करने आई है। मैं सबसे हटकर बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात आगे तक पहुँचाएं। ये जितने लोग हैं ये इस मुल्क के दुश्मन हैं और इन लोगों ने जो काम इस वक्त कर रहे हैं ये हमारी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, जब किसी मुल्क को बर्बाद करना होता है ना, उसकी 2 चीज़ें बर्बाद की जाती हैं, एक उसकी मैशत और दूसरा उसकी फ़ौज। जब इन 2 को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर वो मुल्क बर्बाद होते हैं। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये गलत हो और इन लोगों को अल्लाह हदायत और अक्ल दे और ये समझ दे कि हम ये क्या काम कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। ये जिस चीज़ की बुनियाद इन्होंने रखी है इसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलेगी।
इसके आगे और मैं क्या कहूँ, मेरे दोस्तों ने सारी बातें कर ली और हमारा सबका एक ही तरीक़ेकार है, एक ही बात है। अल्लाह हमें, जो हम लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं सब मिलकर, अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे और अल्लाह इन लोगों को हदायत और अकल दे। ये मेरी बात ज़रूर पहुँचाएँ। ये अंधे बहरे, इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर मैं ये भरपूर तरीके से सिंध गवर्नमेंट से मैं ये मुतालबा करता हूँ, या तो हमारी बात मानी जाए और नहीं तो वफाक, वो भी लंगड़ी है, वो हमारे लिए क्या करेगी, वो क्या लगाएगी यहाँ पर, वो यहाँ पर गवर्नर राज लगाएगी, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। ये मेरी बात पहुँचाएं। मैं बिल्कुल खुलेआम, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी अगर इसके अंदर इन लोगों ने आज भी ना सुधरे तो इंशाअल्लाह ताला यही लोग सिसक सिसक कर अपने घरों में मरेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। शारिक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ कराची बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन से एज अ प्रेसिडेंट शारिक मेमन। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ MQM पाकिस्तान का, जिन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे को मौका दिया और हमारे मसाइल को आगे तक पहुँचाने का वादा किया। जो ये शादी हॉलों के साथ जुल्म हो रहा है पिछले 18 माह से, ये जो है कारोबार है, ये एक बदहाली का शिकार है। हमारे डेली वेजेस वेटर्स, हमारी से अलाइड इंडस्ट्रीज़ अब फाका कशी पे मजबूर हैं। हमारे जितने शादी हॉल्स हैं, इसमें बेशतर शादी हॉल्स जो है रेंटल बेसिस पे होते हैं, और ये रेंट अब कहाँ से देंगे। तो मैं एज अ प्रेसिडेंट इसमें सिर्फ 2 से 3 नुकात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले हमें कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए, और दूसरा कि हमारे जो शादी हॉल हैं ये फिलफौर 6 जून से खोले जाएं। तीसरी बात कि यहाँ पे जो हमारे टैक्सेस और हमारे यूटिलिटी बिल्स माफ़ किए जाएं। ये ना हो कि हमें अपने कानून हाथ में लेना पड़ जाए और हम आपके किसी मुतालबे को और किसी भी बातों को रद्द कर दें। NCOC और सिंध हुकूमत की आपस की जंग में ताजिर को और बिलखुसूस शादी हॉल को, ये वो सेक्टर है जो सबसे पहले बंद किया जाता है और सबसे आखिर में खोला जाता है। तो इस तरह का कोई जुल्म अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे 2 साल के बिजली के बिल और 2 साल के तमाम टैक्सेस वेव किए जाएं और ये फिलफौर शादी हॉलों को खोला जाए, वरना शादी हॉल वाले कानून हाथ में लेने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट होगी। बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब। एहतशाम आपका नाम क्या? मेरे ख्याल में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीज़न का नायब सदर। आप लोगों के पास ये सब तमाम जितने भी लोग थे उनकी बातें सुनने के बाद, जनाब बड़े बड़े लोग हैं और माशाल्लाह सबने अच्छी बात की। मैं मुत्तहदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान वालों का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तमाम जितने भी बड़े लोग बैठे हुए उनसे सिर्फ एक इल्तिमास करूँगा कि क्योंकि आप लोगों ने फोकस जो किया हुआ है वो सिर्फ सेंट्रल को किया हुआ है, तो खुदाहा आप लोग मुज़ाफ़ात को भी देखिए, रिमोट एरियाज़ को भी देखिए, वहाँ के बहुत मसाइल हैं। लेकिन प्लीज़ काइंडली आप लोगों का फोकस सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे होता है। मैं चाहे हकीम शाह साहब हों, उनका फोकस एक मुख्तलिफ एक सर्कल के अंदर है, चाहे कोई भी हो, तो उनके मसाइल बहुत बड़े मसाइल हैं। ना कि बाद में ये ना हो कि आप आज सेकंड बर्थडे मना रहे हैं, कल हो सकता है 30वें साल में बैठे हों यही बातें कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए आप तमाम छोटे ताजरों को अपने साथ लेके चलिए, ताकि छोटा ताजर मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा था ताकि हमारे मसाइल इसी तरह से हल हो सकते हैं। हम क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने यही बातें की थी, रिजल्ट अब हमें पता है कि हम तीसरे से चौथे में भी जाएंगे, तो हमें चाहिए कि हम मजबूत होकर इसकी प्लानिंग मजबूती से करें और इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ये जो मुत्तहदा का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इस प्लेटफॉर्म से काम करें ताकि आगे की तरफ हम बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहाब साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल वहाब, खरोटी बिल्डर्स के नाम से।
सारा ताजर बिरादरी मुझे जानता है। जमजमा मॉल, रॉयल डिफेंस और डिफेंस मॉल ये मेरे अपने हैं। मैं बिल्डर्स के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कल इस्लामाबाद से आया हूँ। बिल्डर हजरात सारा इस्लामाबाद चला गया। बिल्डर्स हजरात के साथ, एक बिल्डर्स के साथ 300 लेबर काम करते हैं। इसमें सिंध का, कराची का जो सरिया मिल से बंद होते जाते हैं। मेरा उर्दू ज़रा सफ़ा नहीं है, माजरत के साथ मैं तफसील से आपको बताता हूँ। हमारा बिल्डर हजरात जो कराची से चला गया, यहाँ से जो उसने अपना सोच फिक्र लेकर गया, अपना सरमाया लेकर गया। इस्लामाबाद में अगर कोई वाकिफ़ होगा, जैसे गुलबर्ग ग्रीन के नाम से 16 बिल्डर्स कराची से गया, वहाँ पर इन्वेस्ट किया। फैसल टोन, यहाँ पर मुमताज़ टोन, E11, यहाँ से बिल्डर हजरात चला गया, क्योंकि यहाँ पर एनओसी, पहले मैं खुद उसमें शामिल हो, 3 साल हुआ मेरे को एनओसी नहीं मिल रहा है। इस्लामाबाद में हम चला गया, 1 महीने के अंदर मुझे एनओसी मिल गया। तो ये बात है ना कि यहाँ पर जानबूझ करके तंग कर रहे हैं, बिल्डर हजरात को भी तंग कर रहे हैं। केएमसी लैंड को भी अपने हाथ में ले लिया, डीसी लैंड को भी अपने हाथ में ले लिया, केडिया लैंड को भी अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात के सामने है। कच्ची आबादी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसलिए कि वहाँ से इसको रोज़ का आमदनी आ रहा है। जो कानूनी तौर इसी के लिए हम लोग तड़प यानी 3 सालों के चक्करे लगा रहे हैं। 6-6 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपए हर बिल्डर हजरात देने के लिए तैयार है, तभी एनओसी वगैरह बड़ा मुश्किल से मिलता है। और जो इनका अपने लोग हैं, सिंध गवर्नमेंट का बात करता हूँ ख़ास तौर सैयद गनी, आपको याद होगा ये वाटर बोर्ड को एनओसी आपने बंद किया। मैंने 30 मार्केटों का बंदों को निकाला। मैंने शाह फैसल रोड में अकेला ये मलंग ने बंद किया और आपने एनओसी जारी किया असर का टाइम पे। सारा दिन मैंने शाह फैसल रोड बंद किया। आज भी हम निकलने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हो कि उसने हम लोगों को बुलाया, हमारा आवाज़ सुना। तो हम लोग काफ़ी तंग आ चुका है। आज मैं कहता हूँ कि आप आगे हो जाओ, हम तुम्हारा साथ है, हम तुम्हारा साथ है। 40 मार्केटें तो हमारा साथ है। तो इंशाल्लाह ये मसले मसाइल काफ़ी सारा है। अभी कोई शादी हाल का हवाला दे रहा है, कोई मार्केट का हवाला दे रहा है। एक मार्केट का मैं चावला मार्केट, लसबेला मार्केट, बनारस मार्केट, यहाँ पर ये अख्तर कॉलोनी के साथ 5-6 मार्केट है। तारिक रोड में ये आप देखा होगा हमारा फैसल मार्केट है, राबी सेंटर है। यह हमारा बिरादरी का है। अब्दुल वहाब खरोटी, अब्दुल वहाब खिलजी का नाम से हमारा बिरादरी का है। हम लोग बहुत तंग आ चुका है। तो हम लोग तंग आ चुका है। आप आवाज़ उठाओ। इंशाल्लाह 3 दिन तक हम कराची बंद कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बाबा साहब। मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हजरात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ताजिर बिरादरी आज इस शहर के हकीकी नुमाइंदों के साथ बैठी हुई है। और मुझे इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है कि जो लोग मेरे साथ और मेरी पुश्त में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये लोग किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क में, किसी भी तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता मुल्क में जो टैक्स देते हैं वही मुहिब्बे वतन समझे जाते हैं। और बात यहाँ पे कई बार की गई कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। जनाब, कानून को हाथ में मत लें। कानून है ही नहीं इस शहर में। इस शहर में कानून हो तो कानून पे को हाथ में लेने की बात की जाए। हम सब की दुआ है और दुआ करते रहे हैं, मुतालबा करते रहे हैं, ख्वाहिश रखते रहे हैं कि रियासत माँ की जैसी होनी चाहिए। हमें हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक माँ नहीं, एक डाइन का सामना है। और आप डाइन को डाइन समझकर उसका सामना नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं।
आपने कहा है कि आपने 72 घंटे का नोटिस दिया है। हम आपके साथ होंगे, आपसे आगे नहीं होंगे, ताकि हम ये नहीं चाहते कि जो आपका तरीक़ाकार है, जो आपकी रफ्तार है, जो आपका अंदाज है, उसको हम मुतासिर करें। लेकिन जैसा दुश्मन है, और ये दुश्मन है, ये कल ताजिर हजरात सारे दिन आते रहे हमारे मरकज़ में, सब ने एक बात कही है कि जो देने वाले हाथ थे उनको लेने वाला हाथ बनाया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये पूछना चाहूंगा कि सोचिए जरा कि पूरे पाकिस्तान में एक देने वाला शहर कराची है। अगर ये लेने वाला शहर बन गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अब मुस्तकबिल का मंजरनामा जरा देखिए। जिसको इस मुल्क को तबाह करना है उसको फौज कशी करने की जरूरत नहीं है, उसको एक पीपुल्स पार्टी जैसी हुकूमत ही काफी है। ये शहर मोर्चा और महाज बनाकर इस पे पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। और मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूंगा कि जनाब आली मजबूरी और बुज़दिली की चादर ना उतारी तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आप उस शहर को कि जहां से आज आपके 14 MNAs हैं, जिस तरह भी हों, आपके पास यहां की मैंडेट, यहां की आवाज है, उसके बावजूद आप इस शहर को बचा ना सके तो तारीख आपको मुजरिम लिखेगी। पीपुल्स पार्टी से मुतालबा करना, हम मुतालबा करके हम एक कौम की हैसियत से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। उनसे मुतालबा नहीं, उनको मुतनब्बे करने की जरूरत है। अगर ये मुल्क, ये शहर इस मुल्क का 70% रेवेन्यू दे रहा है तो इसका मतलब इसकी आबादी भी 70% होनी चाहिए थी नहीं यहाँ की। ये शहर क्यों दे रहा है 70% रेवेन्यू? इसलिए कि दूसरे लोग नहीं दे रहे। अब इस शहर की बारी खत्म हो रही है देने की, जब तक बाकियों की बारी ना लगाई जाए। यहां का एक एक इलाका करोड़ करोड़ के दूसरे शहरों से ज्यादा का सेल्स टैक्स दे रहा है। अब इस शहर के होते हुए, इस शहर के लिए इस मुल्क में ना कोई आईन है, ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई तरीक़ाकार है। इस शहर को डाकुओं, लुटेरों और रिश्वतखोरों के हवाले कर दिया गया है। इस शहर के पास आपने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है, वो मज़ाहमत का है। एहतजाज का भी वक्त गुजर रहा है। आज सबसे अमन पसंद जो तबका है वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। और जिस मुल्क पे भी ये वक्त आ जाए वहां पर तब्दीली आना नागुज़ीर हो जाती है। आज ताजिरों ने कर दिया है मुतालबा, और इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बताएं, वज़ीर आज़म साहब बताएं, आज कौमी असेंबली में बैठे हुए लोग बताएं कि गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में क्यों दर्ज है और कब इस्तेमाल होना है। और अब तक जब जब इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा भुट्टो साहब ने इस्तेमाल किया है। कराची, हैदराबाद में मार्शल लॉ तक लगा चुके हैं अलग से वो। सिंध के शहर
कर दो खुदा के लिए, जब तक ये सूबा नहीं बनेगा ऐसे ही रहेंगे। आप हमें बुलाते रहेंगे, आप सूबा सिंध की आवाज करें, सूबे की आवाज आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। अगर आप दादुओं की आवाज सुनना चाहते हैं तो खुदा के लिए आप वफाक को मजबूर करें कि हमें 1 साल का टैक्स माफ कर दे। अगर आप वो नहीं माफ करते तो आप अपनी वजारतों से इस्तीफा दें, हम समझेंगे कि आप हमारे साथ हैं। अगर आप वजारतों से इस्तीफा नहीं देते तो फिर हम यही समझेंगे कि हम सिर्फ प्रेस मीडिया में आने के लिए और प्रेस रिलीज में आने के लिए बैठे, और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, कहाँ आ रही है? नहीं माइक ये लगे हुए। ठीक है भाई, ठीक है। पहली बात तो ये कि आइन में दर्ज है गवर्नर राज भी, और आइन में ऑप्शन मौजूद है सूबे का भी। और हम लाखों के मजमे में कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं कि सिंध के शहरी इलाके, यहां पर सूबे का जितना बड़ा मुकदमा और जितनी बड़ी वजह बनती है कहीं और नहीं है। जो सूबा बनाने का ऑप्शन आइन में है, सूबा मुल्क नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। और दूसरी बात यह, हमने कल सिंध असेंबली में यह करारदाद जमा करा दी है कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों को आफतज़दा इलाका करार देकर इनके टैक्स माफ किए जाए, उनकी यूटिलिटी के बिल माफ किए जाएं। और इंशाअल्लाह ताला कल ही हम ये कौमी असेंबली में भी जमा करा देंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है, तमाम बातें आ गई हैं। एक और बात, वजीर आला साहब, आप फौरी तौर पर अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को मुतनब्बे कर दे अगर उन्होंने इस ताजिर बरादरी को और कराची की आवाम को उनकी बेइज्जती की गई, उनको बेहुरमत करने की कोशिश की गई, उनकी गिरेबान पे हाथ डाला, तो आप इस शहर में नहीं रह पाएंगे। ये शहर इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ अपनी मोहब्बत को मुस्तकिल साबित करता रहा है, लेकिन बात इज्जत पे आएगी तो भाई ये शहर जवाब देगा। ये शहर उठता है तो मुल्क का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। आज इस शहर को अपने खातिर इसलिए उठना पड़ेगा कि इस शहर से पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इसी शहर से जुड़ा हुआ है। आप 3 दिन बाद आपका नोटिस ख़त्म हो रहा है, हम आपके नोटिस के साथ हैं। हमें आपके साथ कहाँ तक जाना है इसका फैसला आपने करना है। और आपकी इस नोटिस के बाद बात नहीं बनी तो फिर हमारे नोटिस का टाइम शुरू हो जाएगा। और फिर मैं तवक्को रखता हूं, आप अगर तवक्को रखते हैं कि कल सिंध गवर्नमेंट आपके साथ कोई इंसाफ करेगी, तो हम सब ने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। हम हुज्जत तमाम कर चुके हैं इस हवाले से। उनके साथ किसी भी किस्म के ताउन की तमाम राहें मजदूद हो चुकी हैं, और इनको कबूल करना मुल्क से बेवफाई को कबूल करने जैसा है, मुल्क के खुशहाली में डाका डालने जैसा है। यह हो नहीं सकता
कि कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत आइन के उन आर्टिकल्स को जो उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं उस पर अमल करें, और जो आर्टिकल्स उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाते उस पर अमल ना करें। तो हम एक आइनी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ जब आइन, कानून, सियासत बेवकत हो जाए, जब वोट फैसला ना करे तो फिर रोड फैसला करती है, और आप हमें उसकी जानिब लेके जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ताजिर बरादरी, हम उसके साथ है, वो हमारे साथ आगे, हमारे आगे नहीं, हमारे आप पुष्ट पे भी खड़े होंगे तो हमारे लिए काफ़ी। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है 6 से 6, भाई ये फैसला करना भी सिंध हुकूमत का काम नहीं है, जिसका कराची में 40 साल से कोई मैंडेट नहीं है। जमहूरियत के मायने ये है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। आपका इख्तियार ही नहीं है शहर पर, आपके पास शहर का कभी मैंडेट रहा ही नहीं है 50 साल में। और ताजिर बरादरी कह रही है इसको 8 बजे तक खोला जाए। अगर वाकई कोरोना है शहर में तो इसको 24 घंटे के लिए खोला जाए, ताकि जब रश नहीं होगा, रश होगा तो कोरोना का खतरा बढ़ेगा। कोरोना पे तो आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते, ना आपने उसको पाबंद सलासल किया है, ना कोई नोटिस जारी किया है। वो 24 घंटे रहता है। जहां लोग इकट्ठा होंगे, जितने कम टाइम पे दुकानें खुलेंगी, उतना कोरोना के फैलने और बढ़ने के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। तो हम आपकी बात की भी तायद करते हैं कि 8 बजे तक खोलें, बल्कि 10 बजे तक खोलें, लेकिन अगर वाकई कोरोना है तो 24 घंटे के लिए खोला जाए। 2 दिन की छुट्टी आपने जो कराची का हाल किया है, इस वक्त तो सच्ची बात है 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अपना जो नुकसान हुआ है उसको किसी हद तक पूरा कर सकें। वरना 2 दिन की छुट्टी अगर आपने ऐलान नहीं किया तो ताजिर बरादरी हमारे साथ मिलकर खुद ऐलान कर देगी, दुकानें खोलेगी, हम इनके दुकानों के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। कमिश्नरी निज़ाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम था, हम अपनी मेहनत से हमने ये ख़त्म करवा दिया था मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ने दोबारा लगवा दिया इस शहर में। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो सारी बात कर दी है उसकी हम तायद भी कर रहे हैं, और सिर्फ तायद नहीं कर रहे, आप बताएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। आपके कहे बगैर हमने सिंध असेंबली में जमा करा दिए करारदाद, कल जाके कौमी असेंबली में जमा करा देंगे, और वज़ीर आज़म से पहले टाइम ले लिया था, NCOC से टाइम ले लिया था। वो आपको बुलाते तो आप जाइएगा, वरना हम उनको यहाँ बुलाते हैं और आप बात कीजिएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग मिल गई तो वज़ीर आज़म को आपके ख्यालात भी पहुँचा देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है करने के लिए। असद उमर साहब ही NCOC को देखते हैं, उनसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करके आपकी तमाम बातें पहुंचा देंगे। देखिए, अब इंतज़ार मत कीजिएगा कि किस्तों पे मारा जाए ये शहर, कि हम पे शब खून पड़े तो आप मुतमईन हो कि ये आग हमारे घर तक तो नहीं पहुंची है। MQM के कारकुनान आपकी सबसे बड़ी फसील है, उस फसील को गिरते हुआ देख के खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपके घरों को बचाया हुआ है। हम कमज़ोर होते हुए हम कमज़ोर नहीं हुए, ये तो बताना है आपको। आज हमें कमज़ोर नज़र आने का तासुर पैदा किया गया है, और इंशाअल्लाह इस तासुर को भी हम जल्द मिटा देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, और सिर्फ दुकानें खुलाने तक नहीं, इस शहर को पीपुल्स पार्टी के शिकंजे से और ग़ुलामी से निकालने के लिए भी हमारा साथ दें। शुक्रिया बहुत बहुत। जी,
वज़ीर आज़म को जो कहा है वो काफ़ी नहीं है? नहीं, इस सिंध गवर्नमेंट के, ये कमिश्नर सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। जो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के, पुलिस सिंध गवर्नमेंट की है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। हाँ, वफाक से हुज्जत तमाम करने जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ये फैसला तो आप हमें करने देंगे ना कि हुज्जतें कब तमाम होनी है। ये बजट बहुत अहम है, और अगर कहीं से मिल रहा है तो लोग क्यों चाहते हैं। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जहाँ से अगर कोई रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात हैं तो इम्कानात के ख़त्म होने तक उस ऑप्शन को खुला रखा जाता है। मिनिस्ट्री की अगर इनकी हेल्प होती तो कर देंगे, ठीक है ना। मिनिस्ट्री से कोई हेल्प नहीं मिलनी है, मिनिस्ट्री से इनके लिए हेल्प मिल सकती है, लेकिन कल मैंने छोड़ी है ना भाई, इसीलिए आज यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, और कल छोड़ी जा सकती है। हमारी ही तारीख है। मैंने 2 दफ़ा मिनिस्ट्री छोड़ी है, 2 दफ़ा कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी है। और कोई है तो बताइए, कोई है तो बताइए, अकेला हमसे मुतालबा क्यों रखा जाता है। ये जनाब बयान दिया है, और मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी हालत तो किसी आमरीत के दौर में भी नहीं थी जो इतनी इस वक्त है, और हम ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के साथ हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे।